तो नीरव मोदी के एक्सट्रेडिशन केस में आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट, आपको याद होगा 3 साल पहले नीरव मोदी और उनके जो चाचा थे मेहुल चोकसी वो देश से भाग गए थे जब पीएनबी स्कैम के एलिगेशन निकल गए थे। उस टाइम आपको याद होगा कि एलिगेशन थे कि उन्होंने पीएनबी बैंक से काफी लूट लिया था, वो फर्जी अकाउंट के ऑर्डर्स देके वहां से उनसे लेटर्स ऑफ क्रेडिट लेके उनसे लोन लेके वो पैसे को लेके वो भाग रहे थे, वो अपने अकाउंट्स में डाल रहे थे। और उसके वजह से जब ये एलिगेशन निकल गए थे, जब सीबीआई ईडी पुलिस सब उनके बारे में पूछताछ कर रहे थे, वो देश से भाग गए थे। और कुछ काफी देर के लिए किसी को पता नहीं था कि नीरव मोदी कहाँ है, पर फाइनली लंदन में वो मिल गया था। यूके में एक्चुअली उनका अरेस्ट भी हुआ था मार्च 2019 में, और फिर उसके बाद ये एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग शुरू हो गए थे। अब जो आज डिसीजन आया है वो ये है कि वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, जो वहां पे जो लोअर कोर्ट है जो यहाँ पे इस चीज को देखते हैं, उन्होंने बोला है कि उनके तौर से यहाँ पे उनका रिकमेंडेशन है कि नीरव मोदी को इंडिया भेजा जाए, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो सीबीआई और ईडी ने जो केस बना के रखा है कि उसने इस तरीके से फ्रॉड किया है, इस तरीके से गलत काम किया है, उसके लिए जो उनके पास जो उन्होंने एविडेंस सबमिट किया है उसके बेसिस पे एक प्राइमा फेशी केस, जो कहते हैं कि बेसिक केस, जो अगर बिना पूरी डिटेल्स में जाए पर बेसिकली अगर हम फैक्ट्स और एविडेंस को देखें तो उसके बेस पे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे एक्चुअली केस स्ट्रांग है, मजबूत है, और उसके बेसिस पे उनका कन्विक्शन भी हो सकता है। अब इसके वजह से मोदी का ये जो कोर्ट ने अब बोला कि हाँ इनको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। जो नीरव मोदी ने कुछ स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स रखे थे कि नहीं मुझे इंडिया नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि मेरे ह्यूमन राइट्स वायलेट हो जाएंगे, ऐसे सब चीजों को एक्चुअली कोर्ट ने रिजेक्ट किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीरव मोदी के 2 बड़े आर्ग्यूमेंट्स थे। एक था कि उनको इंडिया में एक फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, जो यहाँ पे कोर्ट कचहरी में जो प्रोसीडिंग्स होंगे उनके खिलाफ, जो प्रोसिक्यूशन होगा, वो क्रिमिनल केस एक्चुअली ठीक नहीं होगा, वो फेयर ट्रायल नहीं होगा। और इसके लिए उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे पॉलिटिशियन मेरे बारे में बोल रहे हैं, जो भी इतना सारा जो न्यूज में बना के रखा कि नीरव मोदी चोर है, ये है वो है, तो वो सब के बेसिस पे उनके खिलाफ जो एलिगेशन है ऑलरेडी लोग के मन में हो गया था कि हाँ ये एक चोर है, इसने कुछ गलत चीज किया है, और इसके वजह से उसको फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। इसको दिखाने के लिए इनफैक्ट उन्होंने जस्टिस मार्कंडे काटजू, जो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज है, उनसे टेस्टिमनी और विटनेस स्टेटमेंट लिया था कोर्ट में, और उन्होंने बोला था कि हाँ देखो पॉलिटिकली जैसे मिनिस्टर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं और भी चीजें बोल रहे हैं, तो उसको फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। पर कोर्ट ने बोला कि ये सब एलिगेशन एक्चुअली ठीक नहीं है, जो भी एविडेंस नीरव मोदी ने सबमिट किया है उससे ये इस्टेब्लिश नहीं होता है, ये प्रूव नहीं हो जाता है, साबित नहीं होता है कि हाँ यहाँ पे एक्चुअली उनके खिलाफ एक पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है। और जो जस्टिस काटजू का जो टेस्टिमनी है उसके बारे में उन्होंने बोला कि हाँ ये एक्चुअली मुझे ठीक से ऑब्जेक्टिव नहीं लगता है, मुझे लगता है कि ये उस टाइप का कि किसी जो, क्योंकि मुझे लगता है कि इनफैक्ट इनका कुछ थोड़ा बहुत एजेंडा है, क्योंकि इनको पुराने जो दूसरे जजेस हैं और गवर्नमेंट से इनकी प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए उसकी वजह से जो ये आर्ग्यूमेंट था नीरव मोदी का उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, खारिज कर दिया था। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट ये था नीरव मोदी का कि उन्होंने कहा कि देखो अगर मुझे वहां पे भेज देंगे तो वहां पे जेल के कंडीशन इतने खराब है, मुझे टॉर्चर किया जाएगा, मेरा हालत खराब हो जाएगा। उसके लिए सीबीआई ईडी जो इंडिया के अथॉरिटीज थे उन्होंने एक्चुअली वीडियोस फोटोज दिया था, उन्होंने कोर्ट को सबमिट किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि देखो आर्थर रोड जेल में उनको यहाँ पे रखा जाएगा और इनके फैसिलिटीज देखो, ये सब उनके लिए बिल्कुल ठीक होगा, कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे भी ये ठीक है। तो इसके वजह से कोर्ट ने एक्चुअली गवर्नमेंट का ये आर्ग्यूमेंट मान लिया, उन्होंने कहा हाँ जो कंडीशंस उनके लिए होंगे वो यहाँ पे ठीक है, तो इसलिए इसके बेसिस पे उनका एक्सट्रेडिशन उन्होंने अप्रूव कर दिया। पर अब ये प्रोसेस इधर ही खत्म नहीं होता और इसमें और भी टाइम लगने वाला है इस केस में, क्योंकि ये एक ही स्टेप है, ये मेन स्टेप है, पर ये एक ही स्टेप है एक्सट्रेडिशन प्रोसेस में। एक्सट्रेडिशन प्रोसेस तब शुरू होता है जब इंडिया ने भेजा था, इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एमएचए ने यूके गवर्नमेंट को उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा था कि प्लीज इनको इंडिया भेज दिया जाए। उसके साथ उन्होंने एविडेंस दिया था, देखो ये केस है, उनके खिलाफ ये एलिगेशंस है, ये सबूत है, और इसके वजह से इनको यहाँ पे इंडिया में ट्रायल के लिए आना चाहिए। अब उसके बाद
मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट ने अभी अपना असेसमेंट दिया कि हाँ यहाँ पे केस तो बेसिकली लग रहा है कि कुछ तो है यहाँ पे, और उसके बेस पे इनका कन्विक्शन भी हो सकता है। इसके बाद अब उन्होंने ये जो रिकमेंडेशन दिया ये जाता है यूके के होम सेक्रेटरी के पास। यूके होम सेक्रेटरी के पास 2 महीने हैं जिसके टाइम में वो देख सकते हैं कि ठीक है यहाँ पे इनको एक्सट्रैक्ट किया जाए या नहीं। रिजेक्ट करने के लिए उनके पास एक्चुअली बहुत कम ग्राउंड्स हैं, उनके स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स कुछ होते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होंगे या कुछ इस टाइप की चीजें होते हैं, और यहाँ पे क्योंकि कोर्ट ने एक्चुअली उसको ऑलरेडी रिजेक्ट किया है तो लाइकलीहुड ये है यहाँ पे कि यूके होम सेक्रेटरी भी बोलेंगे कि हाँ इसका एक्सट्रेडिशन कर दो। पर इसके बाद मोदी के पास कुछ अपील्स के भी ऑप्शंस है। पहले अपील तो ये है कि बीच के होम सेक्रेटरी के डिसीजन के पहले ही वो जाके यूके हाई कोर्ट में अपील लगा सकता है ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट के डिसीजन के लिए, पर वो यूके हाई कोर्ट तभी उसको सुनेगा जब तक होम सेक्रेटरी अपना डिसीजन लेगा। उसके बाद फिर वो देखते हैं कि ठीक है अगर एक्चुअली यहाँ पे एक्सट्रेडिशन हो रहा है तो फिर ही तभी हम इस मामले को सुन लेंगे। तो फिर वहां पे यूके हाई कोर्ट में जो केस होगा वहां पे पूरे जो सबूत और जो एविडेंस था जो मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में देखा जा रहा था वो एक्चुअली फिर से यूके हाई कोर्ट भी देख सकते हैं, और उसके बेसिस पे फिर वो डिसाइड करेंगे कि हाँ यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने बोला था वो ठीक था या गलत था। उसके बाद एक और भी अपील हो सकता है यूके सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो नीरव मोदी जाके बोले कि देखो उन्होंने मेरा एक्सट्रेडिशन अप्रूव कर लिया पर ये गलत है, मुझे यहीं पे मुझे एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, या अगर हाईकोर्ट बोलते कि नहीं ठीक है इसका एक्सट्रेडिशन मत कराओ तो फिर जाके इंडियन गवर्नमेंट भी जाके यूके के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। प्रॉब्लम यही है कि वो एक्चुअली अपील उसी टाइम लग जाता है अगर कोई कानून का क्वेश्चन है, कोई कानून का सवाल है, अगर कानून का इशू नहीं है उसमें तो फिर यूके सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं जाएगा। पर अगर हाई कोर्ट में ही प्रोसेस चले तो एटलीस्ट 1 साल लगेगा उसमें पूरे केस को लिस्ट करने के लिए, एविडेंस सुनने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए और फिर उनकी जजमेंट आने के लिए। तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 साल, वहां पे 2 महीने और यूके के होम सेक्रेटरी के डिसीजन के लिए, और जब पूरे तरीके से सब कोर्ट्स में जो खत्म हो जाएगा प्रोसेस, तो अगर 1 साल 1.5 साल मान लो हो जाएगा, उसके बाद फिर वो फिर से जाता है यूके के होम सेक्रेटरी के पास, और यूके के होम सेक्रेटरी के पास फिर से 2 महीने हैं कि वो डिसाइड कर ले कि अच्छा ठीक है इनको एक्सट्रैक्ट करे या नहीं। आपको याद होगा कि विजय माल्या के केस में पूरे प्रोसेस वहां तक पहुंच गया था और फिर भी उसके बाद यूके होम सेक्रेटरी ने डिसीजन नहीं लिया था, क्योंकि वो एक्चुअली यहाँ पे जो 2 महीने का टाइम है जो फाइनल है उसके एंड में वो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर कोई और भी कंसिडरेशन। तो आपको पता होगा कि माल्या के साथ कुछ और आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं कि उनके खिलाफ गवर्नमेंट का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज है और उसके बेसिस पे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। सेम तरीके से नीरव मोदी भी आर्ग्यू कर रहे हैं, वो तो इनफैक्ट यूके में एक असाइलम एप्लीकेशन भी उन्होंने लगा के रखा है कि उनको वहां पे असाइलम मिलना चाहिए। तो ऐसे हम पक्का तो बोल सकते हैं कि 1 साल तो लगेगा ही इस टाइम पे, उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है उनको इंडिया भेजने मिले, और अगर बाद में जाके देख ले कि कुछ इस टाइप का इशू हो जाए फिर से कि माल्या की तरह फिर से उनको वहां पे उनका एक्सट्रेडिशन का जो प्रोसेस है वो रुक सकता है। एक ही चीज अच्छा यहाँ पे, क्योंकि माल्या के केस में इतने डिटेल में वो पॉलिटिकल आर्गुमेंट नहीं हुआ था, यहाँ पे एक्चुअली और भी विटनेस स्टेटमेंट्स थे, एविडेंस था, तो शायद से इसके क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी होल्ड किया कि वो वैलिड नहीं है तो वो एटलीस्ट ग्राउंड्स नहीं होना चाहिए एक्सट्रेडिशन को रोकने के लिए बाद में जाके। पर अभी के लिए तो ऑब्वियसली हमें एग्जैक्टली पता नहीं होगा। को फॉलो करते रहिए सब अपडेट्स के लिए, हम आपको सब कुछ बताते रहेंगे।